हेलो दोस्तों, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हमारी अभ्यास एक्स की तरफ से एडवांस रिवीजन सीरीज चल रही है। उस एडवांस रिवीजन सीरीज का आज चौथा दिन है और आज हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ेंगे। देखिए, आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लास्ट के फेजेस में बहुत से लोग, स्पेशली सीडीएस एंड एनडीए में बच्चे और आप लोग आपके पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्रिप्स नोट्स नहीं होते हैं। तो और पॉलिटी के लिए स्पेशली जो लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक होती है, तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्रिप्स में नोट्स लेकर आए हैं। ये देखिए, हमने खुद 2 से 2.5 पेजों में सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है। उसके हर एक पॉइंट को 2.5 से 3 पेजों में कवर किया है आपके लिए। हम खुद ये नोट्स बना के रखे हुए हैं। हम आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको हाई कोर्ट देखिए 1 पेजेस में निपट गया है। और ये देखिए, जो मोस्ट आप जानते हैं कि सीडीएस में जजमेंट्स आते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने देखिए 2 जजमेंट्स रखे हुए हैं। ये देखिए, तो और ये 2023 और 24 के ही हैं और अभी 25 में भी आ चुका है और इससे पहले भी आ चुका है। तो जो जजमेंट एक्सपेक्टेड हैं उनकी देखिए एक ही जगह हमने लिस्ट आपको दे दी है। ठीक, तो ये हम आपको, और यही नहीं, हम आपको अभी इसमें डिटेल आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने नोट्स को, और एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको। तो ये चीजें देखिए, ये सब चीजें आपको क्या, ये वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है आपको। मतलब आपकी पॉलिटी की प्रॉब्लम को एक बार में दूर कर रहा है। ठीक, तो इसको अच्छे से करने के लिए आपको रिगरसली इसे फॉलो करना पड़ेगा, हमारे नोट्स को देखना पड़ेगा, हमारी क्लास को पहले से लेकर के एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। हाँ, इससे पहले हमारी 3 सीरीज और चल चुकी हैं पॉलिटी की, जिसमें पॉलिटी में हमने सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका अमेंडमेंट, दूसरी सीरीज में हमने शेड्यूल्स देखे हैं, उसके साइलेंट फीचर देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर साथ में प्रियम्बल देख चुके हैं। तीसरी सीरीज में हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने देखी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी देखिए और उनके नोट्स हमारे जो यही इसी तरह क्रिप्स नोट्स 1 एंड 2 पेजेस में तो हमने कई चीजों को निपटा दिया है और मैं गारंटी दे रहा हूं आएगा भी उसी से ही। आपकी जो ये नोट्स की समस्या होती है ना, बल्कि बुक्स को पढ़ने की समस्या होती है ना, वो अभ्यास एक्सो से दूर करने वाला है। उसके लिए चाहिए क्या, आप हमारे नोट्स को फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोस को फॉलो कीजिए, तो एकदम सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो अभी 4 सेशन हो चुके हैं, आप उनको अटेंड कीजिए, उनको देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप हमारे चैनल में जाकर के उसके डिस्क्रिप्शन को खोल करके और उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। और बाकी हम अभी कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो के टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज। और आज हमारी सीरीज शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उनके लैंडमार्क जजमेंट्स। उसको शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको कि अभ्यास एक्स इन चीजों को लेके आया है आपके वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए, आपके सीडीएस जो अभी 225 में होने वाला है 14 सितंबर को, उसकी आपको कंप्लीट स्टैटिक कंप्लीट कराएगा। पॉलिटी लगभग खत्म होने वाली है, इसके बाद ज्योग्राफी आएगी और करंट अफेयर की क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर हम लेकर आएंगे और आपको डाउट सेशंस भी लेकर आएंगे, तो हर एक चीज आपको मिलेगा, बस आपको जुड़े हुए रहना है, एनडीए सीडीएस सबका। ठीक है, चलिए, और मोर डिटेल जानने के लिए आप हमारी वीडियो इसके ओरिएंटेशन की वीडियो पे जा सकते हैं, जो हमारे चैनल में ही आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हम सब आप ही जानते हैं, आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैसे है। ठीक है, आज हम इस वीडियो के थ्रू उसके और डिटेल में जाएंगे। हम सभी सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं, वर्डिक्स होते हैं, उनके थ्रू हमारा उनका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये जरूरी है जानना कि वो सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कैसे करता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, किस लेयर में वर्क करता है, कैसे क्या है, वो सब चीजें जानना जरूरी है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियो उनके ये वीडियो केवल, ये जितनी भी सीरीज चलेगी, ये सीरीज केवल जो अभी 14 सितंबर को पेपर देने वाले हैं उन्हीं के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 26 में देने वाले हैं, जो 27 में देने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इसमें समझा बेसिक से रहा हूँ, रिवाइज बेसिक से ही करा रहा हूँ, और हर एक जो जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वहां मैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बस आपको चाहिए क्या, आपको एकदम ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखना है, हर एक चीज को समझना है। ठीक है, फॉलो करना है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सीरीज आज की।
जैसे कि हम सभी जानते हैं और हमने एक चीज को पढ़ा था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इंडिया फॉलो करता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। अब उस जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो स्टेट के और सेंटर के, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों के लॉ को इन्फोर्स करेगा। ठीक, वो दोनों के लॉ को इन्फोर्स करेगा। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है, साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये हमारे सिस्टम को क्या बना देता है, एज अ यूनिटरी बना देता है, फेडरल नहीं। ठीक है, ठीक है, वही ये बात यहाँ पे कही गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक सिंगल और यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम को लेकर चलता है। ठीक है, और विद थ्री टायर स्ट्रक्चर। थ्री टायर स्ट्रक्चर देखिए, ये है इंडिया के जुडिशल सिस्टम में थ्री टायर स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे है, उसके बाद हाई कोर्ट है जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी देखिए हमने क्लासिफिकेशन दिया है आपको, जूम कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा। ये देखिए सिविल कोर्ट। ठीक, जहाँ पे सिविल डिसीज जो केसेस होते हैं वहां देखे जाते हैं, जैसे चोरी और चोरी और जो मैरिटल केसेस होते हैं, डाइवोर्स के केसेस होते हैं, वो चीजें यहाँ देखी जाती हैं। ठीक है, और क्रिमिनल केसेस जैसे कि रेप और मर्डर, ये सब केसेस देखे जाते हैं। बाकी अदर केसेस भी देखे जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये थ्री टायर जुडिशल सिस्टम है हमारे सिस्टम का, जुडिशल सिस्टम है हमारे देश का। ठीक है, अब आपको और डेप में लेके चलते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी कोर्ट, हमने देखा अभी सबसे हाई पे है। ठीक, नंबर एक बात याद रखना है। दूसरा, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अभी हम अंदर अभी जब जाएंगे, ये जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यू हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी था, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाता है वो ये था कि वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। मतलब अपील का मतलब क्या होता है, अपील का मतलब कि यहाँ पे अगर कोई निर्णय हो गया, मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट ने मान लो कह दिया कि इस बंदे को कैपिटल पनिशमेंट हो गई, मतलब इस बंदे को अब फांसी होगी, तो भाई अब फांसी होगी नहीं, अभी नहीं होगी, ये चाहे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, मतलब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। तो इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। पहले क्या होता था, पहले इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता था, मैं आपको दिखाई देता हूं अभी, ये देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस अटेंड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एग्जिस्ट आया कब, उसकी फर्स्ट सेटिंग कब हुई, इसी समय ये एस्टैब्लिश हुआ और यही फर्स्ट सेटिंग थी। आपसे डेट तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ आपको ये क्रोनोलॉजी में याद रखना है। ठीक है, इट्स जुरिसडिक्शन इज ग्रेटर देन इट्स प्रेसिडर्स। प्रेसिडर्स का क्या था, फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट किसके थ्रू एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, ये एग्जाम के रिलेवेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट को बनाया था। जो पहले सुप्रीम कोर्ट कोलकाता का था, उसके जुरिसडिक्शन को और बढ़ा दिया था, तो फेडरल कोर्ट बना दिया था। लेकिन एक कमी फिर भी रह गई थी, क्या, कि ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अपील थी, मतलब इसके ऊपर भी अपील जाती थी, और वो कहाँ जाती थी, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल में। मतलब आपको अगर इसके ऊपर अपील करनी है और इसके ऊपर अपील जाती थी, तो वो आपको ब्रिटेन जाना पड़ेगा, वहां की प्राइवी काउंसिल के पास जाना पड़ेगा। तो ये चीजें पहले चलती थी। ठीक, आज जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वो फाइनल उसका अपील कोर्ट है, फाइनल अपील कोर्ट है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग इंडिपेंडेंट थे नहीं, तो भाई ब्रिटिशर्स भी, वहां की जो प्राइवेट काउंसिल होती थी, वहां पे हमारा जो है अपील जाती थी, मतलब उसके ऊपर भी होता था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, लेकिन इससे पहले नहीं था। ये पॉइंट भी आपका समझ क्लियर हो गया, और ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो हिस्ट्री भी हमने देख ली है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था, याद रखिएगा इस चीज को, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। इस रेगुलेटिंग एक्ट को भी हम जब एक्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब इसको हम बताएंगे। ठीक है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। ठीक, उसके बाद उसको और एक्सपैंड कब किया गया, उसको और एक्सपैंड किया गया, और नीचे हम आएंगे तो 1935 के एक्ट के थ्रू। ठीक, उसके बाद क्या किया, हमारा इंडिपेंडेंस आ गया, तो हमने भाई उसको और पूरी तरह से इवॉल्व कर दिया, और फिर उसको और इंडिपेंडेंट भी बना दिया, और उसकी जो अपील थी उसको भी हमने फाइनल कर दिया। तो यही बात है। फिर आगे क्या है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बिल्कुल दिख रहा है सबसे टॉप पे है, तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सबसे टॉप पे है। ठीक,
ये दिख रहा है ना आपको, क्लियर कर देता हूं आपके लिए, ये हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो ये बात भी क्लियर है आपको। एंड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मैंने अपने पुराने वीडियो में, जब आप कल की वीडियो देखेंगे फंडामेंटल राइट्स की देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, वहां मैंने क्लियरली बताया कि कैसे आर्टिकल जो 32 है सॉरी, और 13 है जो डेफिनेशन बताता है, ठीक है, कि क्या लॉ में आएगा जो जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, कौन से लॉ को, ठीक है, तो ये सब बताया है मैंने, ठीक। तो वहां जुडिशियल रिव्यू का जनरली मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट लॉ को, जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है या फिर स्टेट कोई लॉ बनाता है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेगा। मतलब कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजंस को वायलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये पावर उसे सुप्रीम कोर्ट को कौन दे रहा है, तो ये पावर दे रहा है आर्टिकल 32 दे रहा है ये पावर, ठीक है। कौन सा एक्ट दे रहा है, आर्टिकल दे रहा है 32 दे रहा है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि वो रिव्यू करेगा लॉ को, क्या करेगा, रिव्यू करेगा लॉ को, और किसके लॉ को, स्टेट सेंटर सभी के लॉ को जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, हिस्ट्री हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहां से कहां एक्सपैंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस पार्ट में है। तो पार्ट 5 है नंबर 1, नंबर 2 आर्टिकल 125 से 4 से सॉरी 147 है, इस चीज को याद रखिएगा, 124 टू 147, ठीक। पार्ट 5 यहां से यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस हमें दिखते हैं, ठीक। नंबर 1 पार्ट्स के बारे में पहले बता चुका हूं आपको, ठीक। ये डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। ये आर्टिकल यहां से लेकर के 124 से 147 से लेकर के यहां तक की 147 तक की इसके ऑर्गेनाइजेशन और इंडिपेंडेंस और पावर्स को डिफाइन करता है, इनके बारे में डिटेल से बताता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि भाई इनकी इंडिपेंडेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, पावर है, क्या इसे कोई चेंज भी कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि भाई वो जब गवर्नमेंट के लॉ को, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट के लॉ को जब वो एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब वो तो फॉरमोस्ट हो गया, मतलब वो सबसे बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी कोई है, ऑल्दो कि वो उस हद तक उन पे रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं, उस हद तक उन्हें ये नहीं कर सकते हैं कि उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस वायलेट हो जाए, लेकिन फिर भी उनमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको रेगुलेट कौन करेगा, पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि इनकी पावर को बढ़ा सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट ही तो चेंज करती है। अभी जब हम देखेंगे कंपोजिशन, हम देख रहे हैं कंपोजिशन देख रहे हैं हम, तो हम क्या देख रहे हैं, कंपोजिशन में हम क्या देख रहे हैं, तो कंपोजिशन में हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो 34 जजेस को बढ़ा दिया। ये पहले कम थे, ये पहले पहले शायद 30 के आसपास थे, 31 के आसपास थे, अब इसे 34 कर दिया गया। तो पार्लियामेंट ने ही तो इस कंपोजिशन को चेंज किया ना, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो उसे बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ जजेस को, साथ में इनकी पावर को भी बढ़ा सकता है। एक बात याद रखिएगा, पार्लियामेंट इनकी पावर को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता, क्योंकि अगर घटाने गया तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस की ऊपर उसकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस गिर जाएगी ना, क्योंकि उसकी पावर कम कर देगा। पावर कम करने का मतलब ये कि गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना फिर कि भाई, और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट यही चाहेगी ना कि इसकी पावर को फिर कम कर दो, ताकि ये हमारे जो लॉ को जो रिव्यू करता है उसे रिव्यू ना कर पाए। तो ये चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन अलो नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक चीज अलो करता है, आप इनकी पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक, इनके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो, मतलब उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इनकी पावर पे आप हाथ नहीं लगा सकते हो, मतलब उसे कम नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अभी जजेस कितने हैं, 34 जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को याद करके रखिए। कंफ्यूजन भी यही हो सकती है कि वो आपसे पूछ सकता है कि 34 चीफ जस्टिस हैं एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, एक्सक्लूडिंग द सीजीआई, ऐसे लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आपको क्रिप्स में लग के दे दिया है कि इंक्लूडिंग द सीजीआई कितने नंबर हैं, और बढ़ाया कब गया 2019। तो ये तो नहीं पूछेगा 2019 में बढ़ाया गया, लेकिन उनके नंबर से आपसे खेल जाएगा वो, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए दूसरा समझते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजीआई। भाई अभी जो ये सीजीआई हैं और जजेस अदर हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारे दिमाग में ये भी आएगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते हैं, तो हमें ये भी जानना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वहां के जजेस सीजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो भाई इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं, प्रेसिडेंट।
द सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, जिन्हें वो नेसेसरी समझे उनके उसमें वो करेगा, ठीक, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट पहले जजेस से क्या करेगा, जजेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कंसल्टेशन करेगा, तब सीजीआई को अपॉइंट करेगा। और मेनली क्या होता है पता है आपको, जो सेकंड जजेस केस है ना, अभी मैं आपको ये सेकंड जजेस केस क्या है, फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस को अभी बताऊंगा जब कोलेजियम सिस्टम, ये देखिए जब यहाँ पे हम कोलेजियम सिस्टम पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी अभी आप इसको बस नॉर्मली लेके चलिए फिर बताते हैं आपको। तो सीनियर सेकंड मोस्ट जजेस से क्या हो गया, और जो अभी तक नॉर्म चल रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो शुड बी अपॉइंटेड अलोन अपॉइंटेड द सीजीआई ऑफ द इंडिया, मतलब जो सबसे सीनियर होगा, जैसे अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनके बाद जो सेकंड नंबर पे जो सबसे सीनियर हैं वही सीजीआई बनेंगे, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, दरअसल इसका वायलेशन एक बार हो चुका है। वायलेशन कब हुआ, इंदिरा जी के समय में। इंदिरा जी ने क्या किया, जब जज ने समय में एक जो सीजीआई था, उन्होंने सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए सीनियर मोस्ट जज को हटा के एक दूसरे या तीसरे लेवल के स्टेज के सीनियरिटी में जो स्टेज के था उससे सीजीआई के रूप में रिकमेंड करवा दिया। मतलब प्रेसिडेंट तो अब उन्हीं की बात मानेंगे ना, तो प्रेसिडेंट से कहा इंदिरा जी ने कि भाई आप इन्हें बना दीजिए सीजीआई, बल्कि वो थर्ड की फोर्थ नंबर पे सीनियर थे। तो ये वायलेशन हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और उस निर्णय में उन्होंने बोला कि वही निर्णय, ये सेकंड जजेस केस है, उस निर्णय में उन्होंने यही बोला कि भाई सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही सीजीआई बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। बाकी अदर जजेस में क्या केसेस चलता है, तो अदर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट with the consultation of the CGI, Chief Justice, and such other judges of the Supreme Court and the High Court as deems necessary. Generally, अब मैं आपको बता रहा हूं, CGI को छोड़ करके बाकी जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हैं, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स के हैं और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द कोलेजियम सिस्टम, ठीक, कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम क्या है, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, इसे पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगी और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक एक करके हम पढ़ेंगे कोलेजियम सिस्टम क्या है। देखिए जो कोलेजियम सिस्टम है, मैंने आपको पहले बताया कि ये किस लिए है, अपॉइंटमेंट के लिए। जजेस इन इंडिया आर अपॉइंटेड। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है, सीजीआई ऐसे अपॉइंट नहीं होंगे, सीजीआई अपॉइंट नहीं होंगे इससे अपॉइंट केवल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट, ये अपॉइंट होंगे कोलेजियम। अब कोलेजियम सिस्टम क्या है भाई, कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है जजेस के ट्रांसफर के लिए। थोड़ा हल्का कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा मोटा है, आपको कम दिखेगा, इतना ठीक है, बेटर, अभी भी मोटा है। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, ठीक, एंड इवॉल्व थ्रू द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट ने, तो ये किस लिए काम आता है, ये ट्रांसफर में काम आता है और अपॉइंटमेंट दोनों में काम आता है जजेस के। अगर जजेस का हमें ट्रांसफर करना है तो भी कोलेजियम सिस्टम ही ये डिसीजन लेगा, और जो कोलेजियम सिस्टम डिसीजन लेगा प्रेसिडेंट उसे मान लेंगे, ठीक है। तो जनरली ये किया किस लिए गया है, ये इसीलिए किया गया है ताकि इंडिपेंडेंस रहे जुडिशरी की। कई बार इसमें मेनली माना भी जाता है कि इससे ये इसके क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म चलते हैं, ठीक है, वो आपको दिखेंगे, बताऊंगा अभी, ये नीचे आएगा क्रिटिसिज्म। तो ये ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे इवॉल्व ये सेकंड जजेस केस में हुआ। दरअसल हुआ क्या, एक चलता था फर्स्ट जजेस केस, एक सेकंड जजेस केस और एक थर्ड जजेस केस, 3 जजेस के केसेस हुए हैं। ये तीनों जजेस के केसेस मेनली अपॉइंटमेंट के इवॉल्व ही हैं, अराउंड ही हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि सेकंड जजेस केस, फर्स्ट सेकंड केस और थर्ड जजेस केस ये किससे रिलेटेड है, तो दे आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस।
ठीक, इतना याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं या पूछ सकते हैं ऐसी चीजें, तो याद रखना है जजेस। तो फर्स्ट जजेस केस में, सेकंड जजेस केस में यही हुआ था। तो सेकंड जजेस केस में क्या ये निकल के आया, कोलिजियन सिस्टम निकल के आया। और कब आया, 1993 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो कोलोजियम होता है, कोलोजियम मतलब एक सीजीआई होंगे, तो कोलोजियम मैंने बताया ना, कोलोजियम क्या करेगा, वो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का काम करेगा, मतलब उसके निर्णय लेगा, उसके डिसीजंस लेगा, और फिर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देगा। प्रेसिडेंट उसी रिकमेंडेशन को मान लेंगी, और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाइंड है। देखिए, ये देखिए प्रोविजंस में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, द कंसल्टेशन विद द सीजीआई चीफ जस्टिस means the occurrence and advice tendered by the CGI is the binding on the president, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, अभी इस पे आएंगे हम। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये जो कोलेजियम की जो रिकमेंडेशन होगी वो बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें अब जब ये कोलेजियम है तो इस कोलेजियम में मेंबर कितने हैं, तो पहले इसमें सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब क्या हुआ, इसे 1998 में सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया कोलेजियम को। नाउ 5 मेंबर हैं, बॉडी हैं। तो पहली कौन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में पहला सीजीआई, ठीक, और अदर जो सीजीआई के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ठीक, सीनियर मोस्ट जजेस। अब हाई कोर्ट का कोलेजियम अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, सीजीआई होता है एंड द अदर्स 4 जज सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द दैट कोर्ट। ठीक, तो ये मेनली होता है, ये चलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये अपॉइंटमेंट का ये हाई कोर्ट लेवल पे अब होता है ये चीजें। ठीक है, ये हाई कोर्ट लेवल पे होती हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड द कोलिजन 5। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट का ये सीजीआई का मैंने बताया आपको कि कोलोजियम का नहीं होता है। ठीक है, कोलोजियम का मैटर इसमें नहीं आता, ये सीजीआई कोलोजियम के थ्रू नहीं अपॉइंट होते हैं। सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट होता है और सीधा प्रेसिडेंट जो है रिकमेंड कंसल्टेशन करेंगी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनसे करेंगी। तो वही देखिए प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द एससी इज कंसिडर्ड टू होल्ड द ऑफिस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिकमेंडेशन आउटगोइंग सीजीआई इज कंसिडर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जाने वाले हैं उनके रिकमेंडेशन मानी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ सेंड्स द रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट सॉरी पीएम हु एडवाइज द प्रेसिडेंट टू मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहां क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज बनेगा पहली बात तो, और दूसरी बात क्या है कि जो सीजीआई जा रहे हैं, जैसे अभी कोई सीजीआई हैं, वो जब चले जाएंगे तो जाते जाते वो अपने सक्सेसर का नाम बताते जाएंगे। फिर लॉ मिनिस्टर उसी को बता देगा, पीएम को बताएगा, पीएम प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देंगे, प्रेसिडेंट को तो रिकमेंड करा देंगे। बाकी ट्रांसफर क्या है वो भी कॉलेजियम ही देखता है, इस चीज को देख लीजिएगा। बाकी इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि अदर जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट के थ्रू, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट द हाई कोर्ट एज इज डीम्ड नेसेसरी। बताने जैसे कुछ है नहीं, ये देखिए वही बात आएगी। सेकंड जजेस केस में जो मैंने आपको बताया उसी के थ्रू हुआ है, तो ये चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, टेंडर एडवाइस बाय द चीफ जस्टिस बाइंडिंग, मैंने बता दिया है अभी आपको ये क्या है। बट एक चीज अभी और ध्यान रखिएगा, ये देखिए लैक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोलोजियम में एक सीजीआई होते हैं प्रेजेंट डे में, और उसकी एक स्ट्रेंथ को कैसे कब बढ़ाया गया, 1998 में बढ़ाया गया। तो वो अब कितने हो गए, सीजीआई प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एससी के। तो ये जो कोलोजियम होती है ना, अगर सीजीआई बिना कोलोजियम के कंसल्टेशन के खुद ही कह दें कि भाई इन्हें इस्टेब्लिश करो, मतलब इन्हें रिकमेंड कर दें कि भाई इन्हें आप हाई कोर्ट का जज बना दो या सुप्रीम कोर्ट जज बना दो, तो ये एडवाइस या रिकमेंडेशन सीजीआई की विदाउट द कंसल्टिंग विद द कोलोजियम इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट इसे नहीं मानेगा और वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उसके ऊपर बाइंडिंग कब होगी, जब वो कोलोजियम से रिकमेंडेशन कंसल्टेशन करेगा सीजीआई, कौन, सीजीआई, तब वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी, बाइंडिंग होगी। तो ये इस डिफरेंस को याद रखिएगा दोस्तों। यहीं पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, वो कहेगा कि अकेले, वो कह देगा क्वेश्चन में बना देगा कि भाई दो दे देगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि सीजीआई और कोलोजियम का वो बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन अकेले सीजीआई करेगा तो बाइंडिंग हो जाएगा। तो घुमा के दे देगा आपको और आपसे कहेगा ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आपको याद रखना है कि आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं और हम एक एक चीज को क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, कोई भी लूप लेके नहीं चलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे वो चीजें पॉइंट ही मिलेंगे जो पॉइंट नेसेसरी हैं, जो पॉइंट जरूरी हैं। हम आपको कोई भी गार्बेज देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना।
बने रहिए, सब कुछ क्लियर होगा आपका। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, क्वालिफिकेशन भाई, अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या बनना चाह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना भैया। अब अगर हम एक ड्राइवर भी बनना चाहते हैं तो हमारे पास भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ना भाई, ये सब चीजें होना चाहिए ना। और आपकी एक उम्र होनी चाहिए 18 साल है, तभी तो गाड़ी चला सकते हो। वैसे ही भैया अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो वही क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम भाई। तो वो क्वालिफिकेशन क्या क्या है भाई? पहली बात तो भारत का नागरिक हो, द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? जज ऑफ द हाई कोर्ट और द कोर्ट इन द सक्सेशन फॉर द 5 ईयर, मतलब 5 ईयर तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक, जज रहा हो, ठीक। अब एक चीज ये भी याद रखिएगा आप, ये जो हाई कोर्ट का जज है, यहां मैंने और लगाया है तो इस चीज को याद रखिएगा, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, ये मस्ट है, ये मस्ट है, सिटीजन तो होना चाहिए। अब इन दोनों में और है, ये 2 और 3 में और है, 2, 3 और 4 में और है, तो दोनों में से, तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन वो फॉलो करेगा तो वो जज बन जाएगा। तो या तो वो हाई कोर्ट का उसके पास एक्सपीरियंस हो 5 ईयर का ऐसा जज, दूसरा या तो एडवोकेट हो हाई कोर्ट का फॉर द 10 ईयर्स। अब देख रहे हैं, एडवोकेट के लिए 5 साल और बढ़ गए, और जज अगर है तो 5 साल माने जाएंगे। या तो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ा स्कोप है भाई, कि प्रेसिडेंट किसी को चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, ठीक है, समझने वाले समझते हैं, ठीक है। द चीफ जस्टिस, आगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द जज मेक एंड सब्सक्राइब। अब भाई बात ये आती है कि जो सीजीआई हैं और अदर जजेस हैं, इनकी ओथ कैसे होती है, मतलब ओथ कौन कराता है? आपने देखा होगा ना, जब प्रधानमंत्री बनते हैं या चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो पहले शपथ लेते हैं, सुना ना शपथ आपने? तो वो शपथ उन्हें कौन दिलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत, अगर मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इजी इजी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रहती नहीं है, ठीक, और हम कंफ्यूज जाते हैं। वो करेगा क्या एग्जाम में आपसे? प्रेसिडेंट की जगह पता है क्या कर देगा आपसे? आप कह देगा वाइस प्रेसिडेंट, या फिर लिख देगा प्राइम मिनिस्टर। और आप कहोगे भी भाई प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया का सबसे बड़ा है, आप नाम भी सुनते रहते हो उसका, और आप मान जाओगे भाई प्राइम मिनिस्टर होगा, भाई होगा, और आप ब्लाइंडली मार के चले आओगे बिना देखे। तो ये चीजें याद रखनी है कि भाई प्रेसिडेंट है। ये चीजें आपको छोटी लग सकती हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि क्या बता रहे हैं ये, ऐसी गलती कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती होती है, मुझसे हुई है। मैंने आईएएस के कई अटेम्प्ट दिए हैं, सीडीएस के कई अटेम्प्ट दिए हैं, सीएपीएफ के कई अटेम्प्ट दिए हैं, और हर बार मुझसे ये छोटी छोटी गलतियां कई बार हुई हैं, और ये नेचुरल है। हम क्या कर सकते हैं, जल्दबाजी में लास्ट के समय में हमसे ये गलतियां होती हैं कि हम पीएम को प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं और प्रेसिडेंट को पीएम जल्दी पढ़ करके आगे निकल जाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। आते हुए भी लोगों से गलती होती है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी सैलरीज भैया, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तुम लोग तो सैलरी का तो प्रोविजन है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सैलरी का भी प्रोविजन लेके रखा गया है, तो हम उसी की बात करेंगे भाई, सैलरी का क्या है इनका खेल। तो जो इनकी सैलरी होगी, अलाउंसेज होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, लीव मतलब छुट्टी, पेंशन, भाई सर्विस कर लिया पेंशन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर द डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। मैंने यही बात बोली ना। गेम क्या खेलेगा आपके साथ? पार्लियामेंट के, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन को पिक कैसे करेगा, आपको यही सोचना है, मैं सही बता रहा हूँ। जो एप्टीट्यूड, अभी हम कुछ दिन बाद आपसे एप्टीट्यूड की सीरीज लेकर आने वाले हैं, उस एप्टीट्यूड की सीरीज में हम यही बताएंगे आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर क्या माइंडसेट लेके चलता है, एग्जामिनर यही माइंडसेट लेके चलता है, एग्जामिनर पर कैसे वो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मोल्ड करेगा, बताओ इस स्टेटमेंट को, जो ये फैक्ट है इस फैक्ट को कैसे मोल्ड करेगा। उसके पास दो चांसेस, बस एक ही गेम है, पार्लियामेंट की जगह वो प्रेसिडेंट कर देगा, क्योंकि कई चीजें आपने पढ़ा है ना कि भाई, आपने एक बार पढ़ा होगा कि ओथ अगर प्रेसिडेंट दिलाता है तो भाई पेंशन भी प्रेसिडेंट डिसाइड कर देता होगा, प्रेसिडेंट के पास पावर भी है, और कहो पीएम कर दे तब भी मान जाओगे आप। तो ये ऐसी जगह है जहां आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं वो सारी जगह बताऊंगा, वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे जो एग्जामिनर, जिनसे आपको मोल्ड कर सकता है, एक क्वेश्चन को मोल्ड करेगा, आपको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बने रहिए मेरे साथ, हर एक चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी वरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसीज। मतलब इनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेज है, पेंशन है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट एक कंडीशन में, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो। अभी जब इमरजेंसी में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंशियल रूल होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, उन सबको मैं पढ़ाऊंगा आपको।
एक चीज ये भी याद रखिएगा, इस बार प्रेसिडेंशियल रूल इंपॉर्टेंट है, जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि इंडिया में एक स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है, मणिपुर। मणिपुर में, जी हाँ, मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, और मणिपुर वैसे ही बहुत न्यूज में रहा है, आर्मी का वैसे ही वहां पे आर्मी इस समय चीजें देख रही है, और सीडीएस में चांसेस हैं कि उसके क्वेश्चन आने का, कि प्रेसिडेंशियल रूल स्टैटिक पूछ सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल के प्रोविजंस पूछ सकता है, या प्रेसिडेंट रूल अब तक कहाँ कहाँ लगा है, या ये भी पूछ सकता है किस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा है। तो भाई ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। हम जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इन सब चीजों की टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको एक चीज की टेंशन लेना है, किस चीज की? पढ़ाई की, और हमसे बने रहने की। बने रहिए, हर एक चीज क्लियर करेंगे, हर एक चीज को बताएंगे, तोड़ मरोड़ के बताएंगे। आगे टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होंगे उनकी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, उनका ओथ देख लिया भाई हमने, ओथ कौन दिलाता है, उनकी सैलरीज कैसे होती हैं, कौन डिसाइड करता है? भाई पार्लियामेंट डिसाइड करता है सैलरी, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। सैलरीज को रोका नहीं जा सकता है, क्यों नहीं रोका जाता है भाई? इनकी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। कल को पार्लियामेंट क्या करे या गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को अगर पावर दे दी जाए इनकी सैलरीज को कम करने के लिए, तो सीजीआई और जजेस तो भाई इसी डर में रहेंगे, भाई हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी पेंशन कम हो जाएगी, हमारी ये कम हो जाएगी। इनको इन चीजों की चिंता ना हो, और ये इम्पार्शली जजमेंट दे पाए, एकदम सफाई से जजमेंट दे पाए। इसलिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन रखा है कि इनकी पेंशन को, इनकी सर्विस की कंडीशन को, इनको जो भी चीजें मिलती हैं उससे कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं, एक्सेप्ट वन कंडीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड सम अदर रेयर कंडीशंस। बाकी इन्हें कोई इनसे नहीं छीन सकता है, और ये जरूरी है इंडिपेंडेंस के लिए। तभी तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन देंगी, तभी देखते हैं आप कि जो डिसीजन होते हैं ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट ऐसे प्रोविजन ही बनाते हैं। वो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना कि विथ रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट कंसाइडर द फॉलोइंग जजमेंट, सॉरी कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और दे देगा आपसे कि सैलरी अलाउंसेस ऐसे ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, जो जो स्टेटमेंट क्या करते हैं, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके रखते हैं। अभी देखिए इंडिपेंडेंस भी हमने कवर कर रखा है, ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कौन कौन करता है, ये देखिए सारे प्रोविजंस हैं। हम एक एक चीज कवर कराएंगे आपका, तो उसके सिक्योरिटी जो टेन्योर का है, रिमूवल है, सैलरीज ये देखिए, ये भी तो उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा है ना, सैलरी उनकी फिक्स है, नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें क्या उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगा, आपको ये प्रोविजन रख देगा, ये जो इंडिपेंडेंट वाले प्रोविजंस हैं, ये जो प्रोविजंस हैं इनमें से 2-3 प्रोविजंस रख देगा जो जरूरी होंगे, ठीक। 3 प्रोविजन तो सही दे देगा और एक प्रोविजन कोई गलत दे देगा, और कहेगा बताइए, फिर नीचे लिख देगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट हेल्प टू मेंटेन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक। आपको अगर आपने पॉइंट पता है, प्रोविजंस पता है कि कौन से प्रोविजन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हैं, तो आप बता सकेंगे भाई, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे ना। पॉलिटी को पढ़ना है ऐसे, और आपके सीडीएस में, एनडीए में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं बॉस, तो मानना पड़ेगा भाई, मेरी एक एक बात को आपको मानना पड़ेगा, और जो भी एग्री नहीं है वो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने कई अटेम्प्ट दिए हैं और मैं काफी एक्सपीरियंस के बाद आपसे बोल रहा हूँ, एज अ ब्रदर, बिग ब्रदर, आप इससे मानिए, ठीक है ना। बहुत प्रूफ के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब टेन्योर भाई, टेन्योर का क्या है? टेन्योर मतलब भाई उनकी नौकरी कब तक रहेगी, टेन्योर। तो भाई टेन्योर का मतलब सुप्रीम कोर्ट की नौकरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी फिक्स नहीं करता है कि भाई कितने साल आप नौकरी करोगे। कोई मान लो 45 साल की उम्र में ही जज बन गया, ठीक, कोई टेन्योर फिक्स नहीं, तो वो भाई आराम से करेगा, तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉलोइंग 3 प्रोविजंस, हर जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब आपको अपने रीड करते समय माइंड में यही सोचना है कि किन स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको बीच बीच में बताते ही तो यही चल रहे हैं, बाकी आपको खुद इसी वे में, जिस वे में मैं आपको सोच के बता रहा हूँ, उस वे में आपको खुद भी सोचना है, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। बाकी अगर वो अटेन कर लेता है 65 एज, तो वो भाई रिटायर हो जाएगा, तो उसका टाइम खत्म हो जाएगा। सेम एससी के लिए ये है, सी के लिए बॉस याद रखना बॉस कि ये 62 है, ठीक। सुप्रीम को एससी ये दिया गया ना। टेन्योर का कई प्रोविजंस
सुप्रीम कोर्ट एससी के सेम है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे कवर कर दिया। क्यों हम बल्कि करें भाई, हम क्यों बल्कि करें? हम आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देना चाहते हैं, एकदम कंसाइज नोट देना चाहते हैं, ठीक है। तो 62 एससी के लिए ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर अलग से लिख लीजिएगा, और 65 इनके लिए। जैसे ही उम्र इनकी ये 62 पूरी हुई, 65 पूरी हुई, खत्म इनका, ठीक है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई टेन्योर फिक्स नहीं करता है इनका, भाई इतना ही करेंगे, बस उनके लिए एक अपर एज लिमिट फिक्स करी है, ठीक है ना। टेन्योर मींस सेंस ये है कि आप 30 साल तक की नौकरी करोगे, नहीं कोई छोटी उम्र में बन रहा है तो भाई वो बन सकता है, ठीक है, लेकिन एक मैक्सिमम उम्र तो है ना भाई, सठियाने भी लगते हैं लोग, ठीक है। द कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग द प्रेसिडेंट, भाई अब कोई चाहे तो वो रिजाइन भी कर सकता है। अब ग्रैब क्या करेगा एग्जामिनर आपसे, प्रेसिडेंट की जगह क्या लिख देगा, पार्लियामेंट लिख देगा, पार्लियामेंट। क्योंकि आप सोचोगे ना, कोई अगर इतना याद रखा हुआ है कि भाई इनकी सर्विस कंडीशन और ये सारी चीजें पावर और ये सब पार्लियामेंट देख रहा है, तो भाई पार्लियामेंट को ये रिजाइनेशन भी देंगे। नहीं भाई, नहीं बॉस, ना पार्लियामेंट ना पीएम, ये देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है कि कैन बी रिमूव। अब यहीं पे इनके नामों में ही कंफ्यूज हो गए आप एग्जाम के समय में। एग्जाम के समय में होता क्या है बॉस, आपको प्रेशर होता है, और प्रेशर में आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप इधर की उधर करने लगते हो, और होता क्या है कि जो आसान सी चीजें होती है ना वो भी टफ होने लगती हैं। आपको ध्यान देना है इन सब चीजों में, ऐसी सी चीजों में तो आपको डबल क्रॉस कर लेना है भाई, इन्हें कस के पढ़ना है, और यहीं से ही वो ट्रैप करेगा आपके लिए, ठीक है। कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर फिर देखिए, है दो पोजीशंस, अब यहीं वो ग्रैब करेगा आपको, ठीक है। रिमूव किसी के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन रिकमेंडेशन कौन देगा, पार्लियामेंट देगा। बस इनकी अलग से रिकमेंडेशन देने का और हटाने का एक प्रोसेस चलता है, जिसे हम आप इम्पीचमेंट के रूप में जानते हैं। इम्पीचमेंट, ये देखिए अभी मैं आपको डिटेल से इम्पीचमेंट बताऊंगा। और इम्पीचमेंट इस बार इंपॉर्टेंट भी है बॉस, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार इम्पीचमेंट का केस आ रहा है। हाँ, एससी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट का केस है। ये देखिए, अभी सुना होगा आपने, इलाहाबाद के एक जज हैं, उनके अगेंस्ट चला था, और उससे पहले अभी एक जज के अगेंस्ट एक दिल्ली के जज हैं, तो उनके अगेंस्ट भी चला था। तो अभी एक जज हैं वो दिल्ली में थे, तो उनके घर से जब उनके घर में आग लग गई थी तो काफी करेंसी उनको घर से उनके जली हुई मिली, तो पाया गया कि वो करप्ट हैं। तो उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया है हाउस में। जस्ट वाइस प्रेसिडेंट ने अभी जिस दिन रिजिग्नेशन दिया उसी दिन अडॉप्ट कर लिया गया है मोशन, ठीक है। तो ये आने के चांसेस हैं भाई, क्योंकि ये न्यूज में है, ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पीचमेंट में आपको डीप में पढ़ाने वाला हूं, ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो किसके रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे प्रेस कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बॉस क्लियर है, आगे चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज को ठीक ठीक तरीके से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ेंगे, और आपको भी उसको तोड़ मरोड़ के घूम के ही पढ़ना है। 2 ग्राउंड्स, देखिए 2 ग्राउंड्स पे ही आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस दोनों ही, यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं बॉस, आप इनको हाई कोर्ट भी लिख लो, ठीक है ना। तो 2 केसेस में आप उसको डिस कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। पहला, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या तो इनकैपेसिटी हो। आपसे स्टेटमेंट में यही पूछ सकता है कि अब जब इम्पीचमेंट न्यूज में है तो वो आपसे इन्हीं प्रोविजंस पे ही क्वेश्चन पूछेगा, स्टैटिक पे तो पूछ लेगा भाई क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस बेसिस पे हटाया जा सकता है। तो भाई मिसबिहेवियर या तो किया हो या तो इनकैपेसिटी हो। तो जो अभी रिसेंट का केस चल रहा है वो इनकैपेसिटी है भाई, क्योंकि आप करप्ट हो, और मिसबिहेवियर का भी चल रहा है उनके ऊपर, क्योंकि भाई मिसबिहेवियर भाई करप्ट है, ठीक। तो दोनों केसेस चल रहा है। बाकी रिमूवल ऑफ द एससी इज रेगुलेटेड बाई, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोसेस दिया नहीं गया है। मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपीचमेंट का प्रोसेस दिया है, नहीं बॉस, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपीचमेंट का प्रोसेस नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, याद रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल इनको रिमूव करने की पावर को पार्लियामेंट को देता है। मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप प्रोसेस को इवॉल्व कीजिए कि किस बेसिस पे ये होगा। नंबर 1, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस को, जो प्रोसेस है, प्रोसेस को वो करेगा, ठीक, मतलब वो प्रोसेस को देखेगा, ठीक। पहली बात, पार्लियामेंट केवल प्रोसेस देखेगा, ठीक है, प्रोसेस बताएगा क्या प्रोसेस फॉलो होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन केवल प्रोसेस बताया है, पार्लियामेंट इस प्रोसेस को इवॉल्व करेगा। पार्लियामेंट ने प्रोसेस इवॉल्व किया एक जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के थ्रू, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट के थ्रू प्रोविजन लेके आया। इसी एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट इस
इसको लेके आया, पार्लियामेंट जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट लेके आई, जिसके थ्रू इनको हटाया जाता है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस प्रोसेस को नहीं इवॉल्व किया है, नहीं बताया है कि किसके कैसे हटाया जाएगा, वो पार्लियामेंट खुद लेकर आई है। पार्लियामेंट को पावर किसने दी इस प्रोसेस को बनाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, और ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट को याद रखिएगा कि वो कौन सा एक्ट है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, चलिए अब ये रीसेंट केस मैंने बता दिया आपको कि रीसेंट इलाहाबाद का केस चल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इम्पीचमेंट आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इम्पीचमेंट का क्या चलता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। देखिए, और ये इस पे आपसे पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट हुआ है भाई 2 से 3, इसी क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इम्पीचमेंट पे आने चांसेस है, जो मैंने बताया है। ठीक, दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल जो अभी मणिपुर में लगा है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ लगा है, तो मणिपुर में लगा है, कौन लगा सकता है, कैसे लगा सकता है, ये सारी चीजें अभी इमरजेंसी के में भी आ जाएंगी। और दूसरा ये है, तो प्रोसेस क्या है? रिमूवल मोशन पहले पहले हाई कोर्ट और पहले लोकसभा और राज्यसभा में पहले मोशन पास होगा, दोनों में से किसी भी हाउस में पास होगा, और पास करने के लिए 100 मेंबर उस रिमूवल मोशन को साइन करें। कहां पे? लोकसभा में। और 50 मेंबर्स कहां पे? राज्यसभा में, टू बी गिवन टू स्पीकर चेयरमैन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भाई लोकसभा में कितने मेंबर्स के साइन चाहिए मोशन को पास करने के लिए? 100। ठीक, राज्यसभा में कितने चाहिए? 50। ठीक, जब मोशन ये पास हो जाता है तो स्पीकर और चेयरमैन को भेज दिया जाता है। ठीक, स्पीकर और चेयरमैन को भेज दिया जाता है, तो चेयरमैन कहाँ? राज्यसभा के होंगे, और स्पीकर कहाँ? लोकसभा के होंगे। जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो इस पर और डीप में बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए, एक एक चीज आपको सारी मिलेगी, क्लियर मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक चीज मिलेगी। ठीक है, लिंक हमारे चैनल पे जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन को खोलिए, मोर पे क्लिक करके खोलिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल की भी यही मिल जाएगी। इफ द मोशन इज एडमिटेड, अगर मोशन एडमिट हो गया, मतलब मोशन अगर रिमूवल मोशन स्पीकर और चेयरमैन ने स्वीकार कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया, फिर क्या होगा? स्पीकर और चेयरमैन दोनों 3 मेंबर की कमिटी बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन फिर से ऐसे पूछ सकता है कि 3 मेंबर की कमिटी कौन बनाएगा, तो कह देंगे कि 3 मेंबर की कमिटी प्रेसिडेंट जी बनाएंगे। प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे भाई, वो स्पीकर और चेयरमैन बनाएंगे। ठीक, कमिटी इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस इज कंस्टिट्यूटेड। ठीक, ये चीज हो गई नंबर 1। ठीक है, तो 3 मेंबर कमिटी कौन बनाएगा? स्पीकर और चेयरमैन बनाएगा, प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, घुमाने वाला ऐसे ही घुमाएगा आपको। इफ द कमिटी इज फाइंड जजेस इज गिल्टी, अगर कमिटी ने पा लिया कि जज गिल्टी है, मतलब या तो मिसबिहेवियर है या तो इनकैपेसिटी है हाउस में, तो क्या होगा? अगर इन दोनों में पा लिया कि ये प्रूव हो गया, तो हाउस क्या करेगा? मोशन को इंट्रोड्यूस कर देगा एंड कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। और ये मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, कई तरह की मेजोरिटी होती है, जब हम आपको पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो हर तरह की मेजोरिटी को बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन स्पेशल मेजोरिटी इन किन कॉन्टेक्स्ट में लगती है वो सब बताएंगे, जुड़े रहिए बस। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है भाई कि ये कह देगा कि सिंपल मेजोरिटी से बनता है, नहीं भाई, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। एंड द मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये सिंपल वाली स्पेशल मेजोरिटी है। ठीक है ना, एक इससे भी बड़ी मेजोरिटी होती है जिसमें टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होता है। ठीक है ना, चाहे उसमें एब्सेंट सब जोड़ करके, ठीक है ना, वो चीजें चलती हैं, वो सबसे बड़ा होता है। वंस द हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तब ये सेकंड हाउस में जाता है, वहां पे अगर ये पास हो गया, दूसरे हाउस में पास हो गया, मतलब मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पे ये पास हो गया, तो ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी अगर पास हो गया तो फिर क्या होगा? पार्लियामेंट रिकमेंडेशन दे देगी प्रेसिडेंट को। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि रिकमेंड कौन देगा, रिकमेंडेशन कौन देगा, रिकमेंडेशन कौन देगा? मैंने क्या बताया था आपको कि पार्लियामेंट देगी, बाई प्रेसिडेंट क्या हटाया जाएगा। ठीक, तो वही चीज, तो पार्लियामेंट क्या कर देगी? पार्लियामेंट रिकमेंडेशन दे देगी। जब दोनों जगह पास हो जाएगा तो भाई रिकमेंडेशन तो हो गई ना, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? हटा देगा उन्हें। तो यही चीजें अभी होने वाली हैं,
भी यही होने वाला है। मोशन पास हो गया है, अब इंक्वायरी हो रही है, जब हो जाएगी चीजें तो ऐसे हो जाएंगी। तो कमिटी में होता क्या है भाई, जो ये इंक्वायरी कर रही है कमिटी, जिसे स्पीकर और चेयरमैन बनाते हैं, तो उस कमिटी में होता कौन है? सीजेआई होंगे, ठीक, या तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, जिस हाई कोर्ट का केस है वहां का होगा, या अदर कोई भी हो सकता है, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होंगे। याद रखिएगा ये कमिटी में कौन कौन होता है, ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा भाई, जब हम इंपीचमेंट देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है ना कि अब तक कहीं इंपीचमेंट हुआ है? तो भाई मोशन तो कई पास हुए हैं, मतलब सॉरी, कई बार हाई कोर्ट में, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में मोशन उठाया गया, लेकिन कई बार पास नहीं हुआ। मतलब नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इम्पीच टिल नाउ इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना? इस बार चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। बाकी ये नाम दिया है मैंने, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये नाम मैंने दिया है, इनको देख लीजिएगा। ये सारे नाम हैं जो अभी तक जिनके अगेंस्ट हो चुका है, फिलहाल इनको, ये इतना रिलेवेंट नहीं है तो ये काट लीजिएगा। ये दे दिया है मैंने, इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। एक फोमो ना हो आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल हो गया भाई। अब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फोमो, भाई फोमो ना हो आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्लाइटली करके जाते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये आने चांसेस नहीं है भाई। जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट की न्यूज में है और उसकी प्रोविजंस न्यूज में है, उसकी पावर्स न्यूज में है, तो वो ये क्यों पूछेगा? तो ये याद रखिएगा, एक्टिंग सीजीआई कब अपॉइंट होता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये मटेरियल दे दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एज अ नोट्स में दे दे रहा हूँ, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, ठीक है, कि रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है, ठीक है। ये चीजें देख लीजिएगा आप, ठीक है। हम आप सबसे बड़ा जो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है वो है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। इस पे बात करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जुरिस्डिक्शन और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे बात करेंगे। तो इनका एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, याद रखिएगा वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने कई बार देखा होगा स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई चलती है, और स्टेट के बीच में भी लड़ाई चलती है। ये तो वर्सेस होते ही होते हैं, साथ में स्टेट और स्टेट होते हैं। आपने देखा होगा कई बार लड़ाई होती है, और दो तीन केसेस में ज्यादा होती है। एक तो बॉर्डर के केसेस में लेकर के कि भाई ये हमारा बॉर्डर यहाँ जा रहा है, वाटर के केसेस के लेकर के, और भी लेकर केसेस में होती है। तो जो इन केसेस में लड़ाई होती है ना, तो इनको कौन देखता है? इनको सुप्रीम कोर्ट ही तो देखता है ना। आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो वो डिसीजन वो किस पावर के अंदर देता है भाई? जानने वाली बात तो ये है ना, आपको ये पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट रेफरेंस में आपसे पूछ सकता है कि ये किस पावर के अंदर का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। दिस इज द ओरिजिनल पावर। ये क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जूम करता हूं मैं इसको भी आपके लिए, ज्यादा जूम हो गया। हम्म, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर है। सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन स्टेट्स एंड अमंग्स द स्टेट, ठीक है। बिटवीन द यूनियन इन स्टेट एंड अमंग्स द स्टेट, वही बात जो मैंने बताई आपको, ठीक। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अब ये बात याद रखने का, ये जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव है और ओरिजिनल है, ठीक। एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल का मतलब मैं बता रहा हूं आपको। एक्सक्लूसिव मतलब ये हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता है इंडिया का। मैंने 3 लेयर ऑफ जजमेंट जुडिशरी बताया ना, उसमें से कोई नहीं कर सकता है जो एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका एक्सक्लूसिव हो गया ना। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही होता है कि जो केवल किसी एक के पास हो। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ये इसकी राइट, जो ये इसकी पावर है वो एक्सक्लूसिव है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, मतलब किस कोई और इसका निर्णय नहीं देगा। हाई कोर्ट स्टेट और स्टेट के बीच में जजमेंट नहीं देंगी, ठीक है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल का क्या मतलब है? ओरिजिनल देखिए यहाँ इसकी रेड पावर भी ओरिजिनल है, रेड पावर भी ओरिजिनल है सुप्रीम कोर्ट की। तो ओरिजिनल का मतलब को पता होना चाहिए। इस ओरिजिनल का मतलब है कि जो एग्रीड पार्टी है, जो एग्रीड पार्टी है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकती है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ सकती है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो फंडामेंटल आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम के पास आप डायरेक्ट जा सकते हो, तो यही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है उसका रेड जुरिस्डिक्शन। जिसने भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है भाई, जाइए, मैं आपसे बोल रहा हूं, जा करके इसको मैंने डिटेल में समझाया है, जा करके उसे समझिए।
एग्जाम्पली इसको समझ में आएगा आपको कि कैसे 32 काम करता है, किस किस रेट का है, मेरा पूरा वहां नोट्स है, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं एक्सक्लूसिव है? मतलब ये शेयर करता है। ये तो एक्सक्लूसिव था, इसलिए था क्योंकि ये हाई कोर्ट के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी 226 आर्टिकल में पावर है, किस चीज की? जुडिशियल रिव्यू की, एंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इस केस में यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ओरिजिनल है। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप एक लेयर को फॉलो करके नहीं जाओगे, पहले आप हाई कोर्ट में जा रहे हो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आपको ये लेयर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए ना सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये आपके पास सुविधा देती है। तो ओरिजिनल तो है, इसकी रिट जुडिक्शन ओरिजिनल तो है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो शेयर किससे करता है रिट की जुडिक्शन को? हाई कोर्ट के साथ। तो रिट भी हो गया भाई हमारा, ओरिजिनल भी हो गया। अपीलेट जुडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीलेट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन में क्या होता है कि जो भी मैंने आपको 3 लेयर ऑफ जो जुडिशरी बताया है, तो इसमें अपील आते हैं। जैसे सब कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चला, जैसे मान लीजिए कोई मैरिटल केस है, ठीक है, कोई मैरिटल केस है, कोई मैरिज के स्टेटस रिलेटेड कोई केस है, जैसे मान लीजिए डाइवोर्स का केस चल रहा है या कोई भी केस चल रहा है। वो केस पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक पार्टी को अच्छा लगा, दूसरी पार्टी को केस समझ में नहीं आया, तो उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में आया, यहाँ पे एक पार्टी को अच्छा लगा, दूसरी पार्टी को फिर नहीं अच्छा लगा, तो वो कहाँ अपील करेगी? वो हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में करेगी, एससी में अपील करेगी। तो ये अपील है। तो ये अपीलेट जुडिक्शन भी है, मतलब ये अपील भी सुनता है। और किन किन चीजों की? सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सभी की अपीलें देखता है। ठीक, ये चीज चलाया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट चाहे ना तो एक स्पेशल पावर के थ्रू क्या कर सकता है। मान लीजिए इस लेवल पे कोई केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि अग्रीड पार्टी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और इसे जस्टिस चाहिए, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 39A बोलता है डीपीएसपी के थ्रू, जो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर वो बोलता है कि इस पार्टी में किसी एक को, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या देगा? वो डायरेक्ट डिसीजन को ले लेगा, वो कहेगा और डायरेक्टली वो निर्णय दे देगा उसमें। इस बीच की लेयर को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो पावर कौन सी होती है? वो स्पेशल पावर होती है। क्या करता है इसमें सुप्रीम कोर्ट? पेन चेंज करके बताता हूं आपको। इसमें सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या आपसे कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक ग्रांट देता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और अ मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन टेरिटरी। मतलब किसी भी कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का, एक्सेप्ट भैया जिसमें आप जाना चाह रहे हो, सीडीएस वाले, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, वहां से कोई केसेस को नहीं दे सकता है, अपील नहीं सुन सकता है, उसकी पावर नहीं है। तो किसी भी कोर्ट के केस को किसी भी मैटर में, चाहे वो, सॉरी, क्या हो गया, हाँ आ गया आ गया आ गया। थैंक गॉड, गॉड हैज अ ग्रेस ऑलवेज विथ मी। हाँ भाई, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? मिलिट्री कोर्ट किसी भी केस के ले सकता है, तो स्पेशल लीव पावर इसकी हो गई। दूसरी पावर इसकी एडवाइजरी पावर है, इसको भी याद रखिएगा भाई। ये एडवाइजरी पावर उसकी क्या है? ये एडवाइजरी पावर दरअसल उसकी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है उसकी आर्टिकल 43। अब इसमें क्या है? इसकी एडवाइजरी पावर है आर्टिकल 43, जो उसे ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट को दरअसल ये पावर है। ये पावर किसकी है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। वो क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर भी है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकती है। प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। कल जब हम आपको प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो हेड ऑफ स्टेट है, तो वहां पे उनकी एक पावर ये भी है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और 2 कैटेगरी के केसेस में ले सकते हैं। ठीक, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे 2 कैटेगरी के केसेस। पहला केस कैटेगरी क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि जो लॉ और द फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, कोई फैक्ट है, कोई लॉ है, तो उस पे जैसे मान लीजिए एक एक जो इशू बहुत चल रहा है, उसमें अगर प्रेसिडेंट को ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए कि भाई इस पे क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए एक केस चलता है अभी जो बहुत ज्यादा चल रहा है, मैरिटल रेप का केस। ठीक, मैरिटल रेप का केस, या
अदर केसेस भी आप ले सकते हो, या ट्रांसजेंडर को या फिर कोई भी केस जो कंट्रोवर्शियल, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा उन सब केसों के बारे में। किसी भी केस को ले लीजिए, प्रेसिडेंट को लगा कि भाई ये केस से, इस केस के बारे में या फिर इस के बारे में हमें ओपिनियन लेना चाहिए। किसके लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के। भाई इसको कैसे डील किया जाए, क्या इसमें किया जा सकता है, क्या हो सकता है, तो ये एडवाइस की पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो इन्हीं सब चीजों के एडवाइस लेंगे। ठीक है, तो ये एडवाइस लेंगे प्रेसिडेंट से। ठीक, प्रेसिडेंट लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। ठीक ठीक, पहली बात तो ये हो गई, इन चीजों में ले सकते हैं। दूसरा, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, मतलब देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, जैसे हमारा मान लीजिए आपके अगर लैंग्वेज बोले तो कोई एक उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसने इंडिपेंडेंस से पहले किसी के साथ किसी पर्टिकुलर मान लीजिए नेपाल के साथ उन्होंने ट्रीटी कर ली थी या कोई एग्रीमेंट कर लिया था। उस एग्रीमेंट का आज के समय में जो उस पर कुछ डिस्प्यूट आता है, कुछ उठता है, तो उस डिस्प्यूट पे जो ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो भी ले सकते हैं कि भाई इसमें क्या किया जाए। एक चीज याद रखिएगा, ये सब चीजें तो ठीक है, ये दो कैटेगरी के केसेस तो ठीक है कि एक में वो फैक्ट ऑफ लॉ के बारे में एडवाइस लेगी, एक में डिस्प्यूट को अराइज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर ले सकती है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो लूप होल है वो ये, मतलब कि ट्रैप आ सकता है, वो क्या कि फर्स्ट जो केस है, मतलब ये वाला जो केस है, इस केस में कोई फैक्ट जैसे मैंने बताया, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, कह सकता है भाई हम रिफ्यूज कर रहे हैं, वो रिफ्यूज कर सकता है कि हम एडवाइस नहीं देंगे, ठीक, टू गिव एडवाइस। बट लेकिन इस केस में जो एग्रीमेंट और ट्रीटी हो रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशन की, इस केस में तो उसे एडवाइस देना पड़ेगा, मतलब कि इस केस में वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर इस केस में बाइंडिंग नहीं है पहले केस में, लेकिन दूसरे वाले कैटेगरी के केस के ऊपर बाइंडिंग है कि उसे एडवाइस देना ही पड़ेगा, उसे प्रेसिडेंट की को एडवाइस देना ही पड़ेगा। और इन बोथ ऑफ द केसेस एक चीज ये भी याद रखनी है कि दोनों ही केसेस में जो एडवाइस दी जाती है एससी द्वारा, वो केवल एडवाइजरी होती है। अभी कहा गया है इसे एडवाइजरी, ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही है, वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, तो ये बाइंडिंग नहीं है। बस ये फैक्ट याद रखिएगा आप। इसी के साथ ही हमारा इनकी पावर खत्म हो जाती है, और एक एक चीज को याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए दूसरा हम याद क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल देते हैं तो जो उसके इंडिपेंडेंस को या उसके डिग्निटी को अगर हार्म करता है, तो वो हमें क्या करती है, हम पर कंटेम्प्ट लगा देती है। आपने कंटेम्प्ट के बहुत से केसेस सुने होंगे, तो वो कंटेम्प्ट की जो पावर आती है ना, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से ही आती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का यहाँ पे दो मतलब होता है, दो पावर देती है उसे, और ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का हमेशा मतलब, आप रिकॉर्ड से यही मत लगाइएगा, हमारा माइंडसेट हमेशा जब हमारे पास सामने क्वेश्चन आए तो हम ये माइंडसेट नहीं लगाएंगे रिकॉर्ड मतलब, एक चीज तो हम पकड़ लेंगे क्वेश्चन पे कि भाई प्रोसीडिंग्स हैं, उसके एक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको परपेचुअली रिकॉर्ड करके रखा जाएगा एडवांस के एविडेंस के रूप में। अदर कोर्ट में भी उसको रखा जाएगा, अदर कोर्ट उसके रेफरेंस के रूप में उसको अदर केसेस में एज अ रेफरेंस के रूप में काम करेंगे। इतना तो हम पकड़ लेंगे अगर दो पावर देखेगा। लेकिन एक पावर जो आती है पनिशमेंट की या कंटेम्प्ट की, वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। इवन केवल अपने ही नहीं, अगर हाई कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट कर रहा है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का कर रहा है, ट्रिब्यूनल्स का कोई कंटेम्प्ट कर रहा है, उनके लिए भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कर सकती है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी कहां से आ रही है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर से ही आ रही है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, भाई इसके बारे में मैं बहुत डिटेल बता चुका हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले बता चुका हूं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, पहले बता चुका हूं। फंडम जब ये एज अ गारंटर ऑफ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी करेगा ना। आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिलेवेंसी है, केशवानंदा भारती केस देखा होगा, वो इंटरप्रिटेशन का ही आउटकम है। मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, जाइए देखिए उससे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब निकल कर रहा है। बाकी इंडिपेंडेंस मैंने बता दिया है कि इसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। क्या मतलब है, मतलब उनके जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब कैसे इंश्योर होगी, कैसे इंश्योर होगी, वही जो मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस होगी, कैसे इंश्योर होगी, तो उसके फॉलोइंग प्रोविजन से होगी जो इंडिपेंडेंस होते हैं। पहला क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको इनके समय से पहले कोई नहीं हटा सकता है, 62 एंड 65, ठीक, एक्सेप्ट इनके ऊपर क्या लगे, इम्पीचमेंट,
और उसके ग्राउंड्स क्या क्या है, मिसबिहेवियर एंड क्या है, इनकैपेसिटी। ठीक है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए। और रिमूवल ऑफ जजेस, वही मैंने बोला ना आपको, इनकैपेसिटी और इसके ऊपर सैलरीज एंड दी इनके फिक्स हैं, वो हटेंगे नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब कैसे इनके जो सैलरी अलाउंसेस हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, वो वहां जो एमपी हैं, जो लोग हैं, वो वोट नहीं कर सकते हैं, वो जाना ही जाना है, अदर चीज तो वोटेबल है। पार्लियामेंट कैन add only add the power and jurisdiction of the Supreme Court. It cannot be curtail them. ये मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, ये चीज भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रही है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 129, ये सुप्रीम कोर्ट शैल हैव अ पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट के अपने जो कंटेम्प्ट कोर्ट है उसको कर सकती है। तो भाई वो पावर कहां से आ रही है, यहीं से आ रही है। तो ये चीजें याद रखनी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आपका क्लियर हो गया है, इतने में सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। अब हम हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं ट्रूली बता रहा हूं, ये 3 पेजेस आर इनफ इनफ एंड इनफ फॉर यू। लक्ष्मीकांत जाएंगे आप, 10 से 15 पेजेस की बुक है, ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है। ठीक है, उस पर भी उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट को सही से दे नहीं रखा है। मैंने आधे पेज में लैंडमार्क जजमेंट को भी दे रखा है आपको, ये कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोज आर, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आपके डिस्कशन पे छोड़ता हूं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ते हैं। हाई कोर्ट क्या है, स्टेट लेवल पे एपेक्स बॉडी है। हाई कोर्ट पे देखिए ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देना है, बस खाली आपको ऊपर ऊपर देख लेना है। दैट्स व्हाई मैंने चीजें यहाँ एक पेज में ही कवर कर दी हैं, इंपॉर्टेंट, और इसके बाहर भी नहीं आने वाला है। ठीक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट कोर्ट होता है रिस्पेक्टिव स्टेट में। ठीक है, ऑल्सो द गारंटर द फंडामेंटल राइट। वही मैंने कहा कि उसकी जो रेट की पावर है सुप्रीम कोर्ट की, क्यों वो एक्सक्लूसिव नहीं हो पाती है, केवल और केवल ओरिजिनल हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया फंडामेंटल राइट के गारंटर तो ये भी हैं, और ये किसके अंदर करते हैं, ये आर्टिकल 226 के अंदर करते हैं। ये चीज याद रखिएगा आपको। ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं भाई, या फिर गार्जियन भी कहेगा कि ओनली गार्जियन क्या है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, हाई कोर्ट्स भी हैं, वो भी ये चीज करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी अब जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखा है, वैसे हम हाई कोर्ट के देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे रिलेट करते हैं उनके। ठीक है, तो आर्टिकल 214 टू 231 ये सुप्रीम कोर्ट के चलते हैं, और उसका कितने थे आर्टिकल उसके सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको रिवाइज करते चलता हूं। 124 टू 147 पार्ट उसका कौन सा था, पार्ट उसका था पार्ट 4 था उसका। इसका क्या पार्ट है, पार्ट 5 है। इसका पार्ट 4 इसीलिए क्योंकि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है, और ये किसके एग्जीक्यूटिव में आता है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट में आता है, और एक स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट 6 से ही शुरू होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक, विद द प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट एंड द उनके कंपोजिशन, जो है सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट चलेगा। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एक चीज भैया याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, क्या कि जो इनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, मतलब कितने स्टेट तक इनका जुरिसडिक्शन रहता है या किस सीमा तक रहता है, तो अपने स्टेट में ही रहेगा। और हाँ, पहले एक ही स्टेट में था, अब अगर पार्लियामेंट चाहे, कौन, पार्लियामेंट चाहे कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है, मतलब एक ही हाई कोर्ट 2 से ज्यादा स्टेट के लिए काम कर सकता है, और यूनियन टेरिटरी के। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए करता है। ठीक, सिमिलरली जो गुवाहाटी केस है, गुवाहाटी जो असम का गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो किस किस में काम करता है, वो नागालैंड, ठीक, मिजोरम और असम और अरुणाचल प्रदेश, उसमें इन तीनों के चारों पांचों के आते हैं। तो एक हाई कोर्ट मोर देन वन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से वर्क कर सकता है, वहां पे उसका पावर हो सकता है। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बताया है, और ये आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एविडेंस भी दिए हैं पीवाईक्यू के थ्रू, और आज भी मैं एविडेंस दे दूंगा अभी आपको कि सुप्रीम कोर्ट उसके लैंडमार्क जजमेंट कितने इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए, और ये पूछ सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसके जुरिसडिक्शन को बढ़ाया गया, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को।
7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन, और उसके जुरिसडिक्शन को बढ़ा भी सकता है, कम कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। भाई अगेन याद रखो, पार्लियामेंट कर सकता है, मतलब संसद कर सकती है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये बात रखेगा। बाकी कंपोजिशन, अगेन कंपोजिशन में वही होते हैं, सीजीआई होता है, मतलब सीजीआई सॉरी सीजे हाई कोर्ट होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और अदर जजेस होंगे। हर स्टेट के कंपोजिशन वेरी करता है, मतलब जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का है तो इसलिए हमें पता है कि 34 लगता है इंक्लूडिंग दी सीजीआई। वैसे ही अदर अदर स्टेट में जहां जितना थोड़ा सा अदर अदर स्टेट में जहां जितना उनकी पॉपुलेशन है, जितना लोड वर्क है, हार्ड वर्क लोड है, उस हिसाब से वहां पे उनकी स्ट्रेंथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई इतनी ही स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि देखो ये चीज अपडेट होती रहेंगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, बस खाली इतना बोला है ये पावर दे दी है किसके ऊपर, ये पावर दे दी है प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पे। अब अगेन यही याद रखिएगा, यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट है, तो इसको डबल टिक कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है, डबल टिक कर लीजिएगा। ये ट्रैप है, यही से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही घूमते हैं, समझ रहे ना भाई। वो किसी भी स्टेटमेंट को गलत कैसे करेगा, इन्हीं तरीकों से ही करेगा गलत को, ठीक है ना। हम्म। बाकी एक चीज ये भी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी हम देखिए कोलेजियम पढ़ के आए हैं, ठीक है, और कोलेजियम मैंने बताया था कि वो कोलेजियम जो वर्क करता है वो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का भी करता है और वहां के सीजीआई को भी करता है, ठीक। और हाई कोर्ट में अलग से कोलेजियम होता है, वो कोलेजियम वहां के जजेस को करने के लिए करता है और सीजीआई होता है उसमें, ठीक है। द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद दी, वही चीजें हैं, याद कर लीजिएगा। आपके क्वालिफिकेशन भाई वही चल रहा है, मैंने बता दिया था आपको कि 62 के सॉरी, द जज होल्ड द जुडिशियल टेरिटरी ऑफ द इंडिया एंड 10 ईयर्स, वही और है, देख लीजिएगा, सिटीजन होना चाहिए। ओथ इनको कौन करवाएगा? ओथ इनको करवाएगा चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मेक द सब्सक्रिप्शन oath and affirmation before the governor or the state or some person appointed by him for his person। तो किसके थ्रू? गवर्नर कराएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट कराएगा, ठीक है। द सैलरीज और अलाउंसेस बोल तो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। प्रिविलेजेस एंड पेंशन, सॉरी, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है। जो इनकी सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं वो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आप हाई कोर्ट है इसलिए ये मतलब समझ लीजिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर करता है, अगेन ट्रैप, अगेन ट्रैप, पार्लियामेंट करेगी। डिस्पाइट ऑफ दैट कि ये स्टेट के कोर्ट हैं, तब भी इनकी जो सैलरी अलाउंसेस लीव पेंशन है ये सब पार्लियामेंट करेगी। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनकी सैलरी, ये पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये याद रखिएगा आप, इनकी जो सैलरीज होती है ना वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती हैं, लेकिन जो इनकी पेंशन होती है ना ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं आपको। ये इनकी जो पेंशन होती है ना वो कहां से जाती है पता है आपको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैलरीज तो इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जा रही है, लेकिन पेंशन कहां से जा रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, सैलरी यहां, पेंशन यहां, ठीक। बाकी इमरजेंसी के समय में वही सुप्रीम कोर्ट वाला है भाई, ये चेंज नहीं किया सकता है, क्यों? इंडिपेंडेंट मेंटेन करके रखनी है। बाकी एक चीज ये भी पावर याद रखिएगा कि जो इनका सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है या कंट्रोल है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर है वैसे इनका सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा? मिलिट्री। पेपर में क्या करेगा आपको? मिलिट्री को ऐड कर देगा, कहेगा ये इंक्लूडिंग मिलिट्री। ऐसे ही तो बनते हैं ना स्टेटमेंट, वो एक्सेप्ट की जगह क्या कर देगा? इंक्लूडिंग मिलिट्री, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ऐसी चीजें हो सकती हैं लेकिन उसमें नहीं होगी। और इस पॉइंट को जो ये मैंने अभी रेज किया है, सॉरी, इसको जो यार नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसमें मैंने दिया नहीं है, एक चीज पे इसमें नोट बना लीजिएगा। और एक चीज को और देख लीजिएगा, हाई कोर्ट में लिखने को रह गया है, उसको ऐड कर लीजिएगा इसी में ध्यान से। वो ये है कि इस समय इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, सॉरी 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट हैं। अगेन क्या हो रहा है? 28 स्टेट्स हैं। क्या हो रहा है? स्टेट्स 28 हैं, स्टेट्स 28 हैं, ठीक, स्टेट जो हैं वो 28 हैं।
स्टेट 28 है लेकिन हाईकोर्ट कितने हैं? 25। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा काट देते हैं। बाकी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिस्ट आपको दे दी है, केशवानंद भारती केस है, इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ, बेसिक डॉक्ट्रिन के साथ आई है। इंदिरा साहनी केस है, इसको देख लीजिएगा। दरअसल जो अभी भी आप देखते होंगे कि रिजर्वेशन पे 50% की सील लगी हुई है, तो 50% की सील कहाँ से आई? वो इंदिरा साहनी के केस से आई है। मतलब 50% ज्यादा गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, तो वो सील यहीं से आई है। तो ऐसे जजमेंट पूछने के चांसेस हैं, तो याद रखिएगा। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। सर मुंबई केस है, इस केस में प्रेसिडेंशियल रूल, मैंने बताया ना प्रेसिडेंशियल रूल इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में लगा है, तो ये केस भी इंपॉर्टेंट हो गया। केस हिसाब से पूछता ही पूछता है। तो सर मुंबई केस किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंशियल रूल से। एक ऐसे ही पूछ चुका है आपसे कि भाई देखिए, ये देखिए पूछ चुका है, ये पूछ चुका है कि सुभाष, ये 1991 का केस है, पूछ लिया है कि किस रिस्पेक्ट में है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के रिस्पेक्ट में। देखिए आंसर मैंने ही बता दिया, तो जुडिशियल रिव्यू के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आपसे एसआर मुंबई केस कह देगा, ये भी कब का है? ये भी तो 1994 का है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं करेगा, जो चीजें न्यूज में है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हमेशा न्यूज में रहता है, दैट्स व्हाई वो इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी केस, भाई इन्होंने क्या किया, इसमें जो आर्टिकल 21 है, जो द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसे क्या किया, उसे और स्पेंड कर दिया। मतलब उसका किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को तभी उसे उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से तभी उसको डिप्राइव किया जाता है जब 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 ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए अलोंग विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। इसका क्या है डिफरेंस है, मैं पिछले बता चुका हूँ, राइट, फंडामेंटल राइट्स में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आईआर को जो कोहेलो केस है, इसमें क्या है, 9 शेड्यूल के बारे में बता चुका हूँ क्या है। उस 9 शेड्यूल के बाद जो केसेस जो इस डेट के बाद ऐड होंगे, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। इससे पहले जो केसेस ऐड किए गए 9 शेड्यूल में, 9 शेड्यूल के बारे में बता चुका हूं, जब शेड्यूल पढ़ाया मैंने, जाके देख लीजिए, ठीक। इससे पहले जो केसेस ऐड किए गए हैं 9 शेड्यूल में, इस तारीख से पहले, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन नहीं है। इसके बाद जो किए गए हैं वो ओपन है, ठीक। श्रेया सिंघाल केस, श्रेया सिंघाल केस में भी क्या है, इसमें स्ट्रक डाउन कर देगा था सेक्शन 66A ऑफ द एक्ट। ये पूछ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी रिसेंट का है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आईटी एक्ट, ये वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बस आपको रीड कर लेना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करता। ये पुट्टा स्वामी केस तो आ ही चुका है, आपको पता ही है, ठीक। नवतेज सिंह चौहर केस जो है, ये 1928 का है। इसमें क्या किया, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके जो कॉन्सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होता है, मतलब दो ट्रांसजेंडर अगर कॉन्सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो उसे क्रिमिनल नहीं, क्राइम नहीं कहा जाएगा, उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक। तो इस जजमेंट के थ्रू किया गया है, नवतेज सिंह जौहर केस के थ्रू, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है एंड यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है, और द रिलेटेड द रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन है एज अ थर्ड जेंडर, तो थर्ड जेंडर को जो रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के, जो ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ थर्ड जेंडर बताया गया है, वो इसी एक्ट के थ्रू बताया गया है, नालसा एक्ट के थ्रू, इसे शॉर्ट में नालसा कहते हैं। तो ये 2024 का जजमेंट है। बाकी इसको भी याद रखिएगा कि जो डेमोक्रेटिक जो एनडीआरएफ है, ये है एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में, इनका जो केस आया था 1992 का, ये इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, ठीक है। हुसैना खातून केस, इन चीजों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिटेंसी की बात कर रहा है, जो प्रिजनर्स जो अंदर होते हैं जेल में, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहा है। बाकी ये सुपीरियो केस है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला है कि नो फंडामेंटल राइट टू सेम सेक्स, ये अभी रिसेंट का केस है। इसमें बता दिया गया है कि आपका जो मैरिज है, क्योंकि जो 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 सेम सेक्स मैरिज की जो बात चल रही है इंडिया में, उसमें लोग ये डिमांड करें, जो 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 गे मतलब जो एलबीजीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी मैरिज की राइट्स होनी चाहिए। तो जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वो जो केस था वो सुपीरियो के नाम से था, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे केसेस जो सोसाइटी से रिलेटेड केसेस होते हैं ना, उस पे सीडीएस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये सोसाइटी से रिलेटेड है, ये हुसैन आरा खातून भी केस है, तो ये इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया साफ साफ कि भाई आपका ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता कि आपको मैरिज की परमिशन दे दें। शाहबानो केस ये भी देख लीजिएगा भाई, कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है भाई, ठीक है, डाइवोर्स नहीं कर सकते हैं। और इसी कानून के कई साल बाद गवर्नमेंट ने 2019 में
ट्रिपल तलाक एक्ट लेके आई और उसे समाप्त कर दिया। ठीक, विशाखा गाइडलाइंस देख लीजिएगा। देखिए, विशाखा गाइडलाइन, निर्भया गाइडलाइन में हमें दो डिफरेंस बहुत समझ के रखना है। ये मैंने लिख के दे दिया है, ये आपको याद रखना है। ये वर्क प्लेस के लिए है और ये तुम्हारे आपके उसके लिए है जो इसके थ्रू ही जो 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 आपके इंडियन आईपीसी हैं और सीआरपीसी हैं, इनमें क्या किया गया, जो पॉस्को एक्ट है उसको डिफाइन किया गया। रेप को डिफाइन जो किया गया ना, वो इसी एक्ट के बाद किया गया, 2013 के बाद 14 में। तो रेप का डिफिनेशन जो मेनली लाया गया ना इन सब एक्ट में, वो ये तभी लाया गया, तो ये याद रखिएगा। बाकी औरंगा सौभांग केस जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस सोसाइटी लेते हैं। मतलब यूथैनेसिया आप लोगों ने सुना होगा कि खुद की, मतलब जब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो चाहे, वो ऐसी मेडिकल कंडीशन में जा चुका है कि वो बहुत दर्द भरी जीवन जी रहा है, मतलब आप उसको बीमारी में बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसे दर्द भरे जीवन से जीने से अच्छा है कि वो अपनी वो समझ रहे ना, वो जान को ले ही ले। तो सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथैनेसिया को परमिशन देता है, उसी के बारे में ये गाइडलाइंस है। ठीक, तो राइट टू डाई विद द डिग्निटी, आप मरे तो जीवित अच्छी डिग्निटी से मरे और जिए भी तो डिग्निटी से। ठीक है, तो सुभाष शर्मा केस आ चुका है, मैंने बता दिया है। तो इसी के थ्रू मैं आपको पीवाईक्यू छोड़ रहा हूँ। और देखिए, ये मैं केवल आपको 2023 और 24 की पीवाईक्यू दे रहा हूँ। अभी हमारा सेशन आएगा कुछ दिन बाद, पॉलिटी का लाइव, इसमें हम आपको मैड बताएंगे, मतलब कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। जो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन कैसे मोल्ड होता है, कैसे उनका आंसर निकाला जाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, वो सब हमारी इस सीरीज में बताया जाएगा। प्लस हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू की सीरीज आएगी, हम लाइव बैठ के आपके सामने पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। तो ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, वहां हम और पीवाईक्यू देखेंगे। अभी तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया। तो जय हिंद दोस्तों, और उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। कोई अगर इम्प्रूवमेंट की बात है तो आप फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, वेल डन। बाकी गुड लक आपके तैयारी के लिए। बाकी यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको पता है कि सब्सक्राइब होगा तो चैनल ग्रो करेगा, मतलब हमारा जो वीडियो है और लोगों तक जाएगा, जिससे हमारा पर्पस और पूरा होगा, मतलब कि हम और लोगों तक जाएंगे। अच्छी गाइडेंस फ्री में, इतनी अच्छी चीजें और लोगों तक जाएंगी, क्योंकि यूपीएस जो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको आप जानते हैं, वो जितना सब्सक्राइबर होता है उस हिसाब से इंप्रेशन देता है। हेल्प कीजिए थोड़ी इस पे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, अभ्यास 65 अकेडमी के थ्रू। जय हिंद।